नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब मैं आपको एनसीएफ का चैप्टर 3 या चैप्टर 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब हम मूल्यांकन प्रणाली को समझेंगे। मूल्यांकन की पारंपरिक समस्या यानी मूल्यांकन करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहले शिक्षा प्रणाली में केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन होता था, यानी आप एग्जाम में पास या फेल होंगे। लेकिन अब क्या परिवर्तन आया है? साल के अंत में एक बार की परीक्षा बच्चे के पूरे ज्ञान को मापती थी। इससे बच्चों में तनाव बढ़ता था और वास्तविक सीखने की प्रक्रिया उपेक्षित यानी कम हो जाती थी। अब एनसीएफ 2005 का समाधान सीसीई में मूल्यांकन में देखिए। सीसी क्या? कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन। उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास को मापना। मुख्य विशेषताएं क्या है? निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूअस असेसमेंट। वर्ष भर में छोटे छोटे परीक्षण, गतिविधियां और अवलोकन और प्रतिक्रियाएं थी। बच्चे की प्रगति का नियमित आकलन किया जाता था। अब समग्र मूल्यांकन यानी कंप्रहेंसिव असेसमेंट, केवल अकादमिक उपलब्धि नहीं बल्कि बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास भी मापना था। कला, खेल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी शामिल करना था। माफी चाहता हूं। अब है गुणात्मक प्रक्रिया। केवल अंक या ग्रेड देने के बजाय बच्चे की ताकत और सुधार के अवसर बताना, नहीं बच्चे में क्या कमियां हैं, बच्चे की क्या अ, ताकत है, बच्चे किस चीज में बेहतर है, उस चीज के बारे में बताना। अब है चौथा, परीक्षा का तनाव कम करना। साल के अंत में फाइनल एग्जाम पर निर्भरता घटाना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। मूल्यांकन के तरीके क्या क्या है? प्रयोग और परियोजनाएं शामिल करना, समूह कार्य व प्रस्तुति बच्चों में करवाना, खेल आधारित मूल्यांकन कराना, आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन कराना, यानी खुद का मूल्यांकन आप स्वयं करें और अपने दोस्तों के द्वारा भी मूल्यांकन कार्य सौंपा जाए। निबंध, रिपोर्ट लेखन और रचनात्मक कार्य किए जाए मूल्यांकन के लिए। और देखिए, अब है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। भाषा शिक्षा यानी लैंग्वेज एजुकेशन, मुख्य विचार क्या था इसमें? भाषा शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि सोचने, अभिव्यक्त करने और समझने की क्षमता विकसित करना है। मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा का सबसे उपयुक्त माध्यम है, यानी जब बच्चे पहली क्लास में आएंगे या प्री नर्सिंग में जाएंगे तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना है। बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं में दक्ष बनाना, यह एनसीएफ 2005 के लक्ष्य है। अब प्रमुख बिंदु क्या है? मातृभाषा का महत्व। शुरुआती शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में दी जाए, इससे बच्चा सहज रूप से सीखता है और आत्मविश्वास पाता है। अब दूसरी भाषाओं का शिक्षण, धीरे धीरे हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाएं शामिल की जाए। भाषा शिक्षण को रटने पर आधारित न बनाकर गतिविधियों और प्रयोग से सिखाया जाए। भाषा कौशल क्या है? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। ये भाषा कौशल 4 प्रमुख होते हैं। इन चारों में संतुलित ढंग से विकसित करना एनसीएफ 2005 और टीचरों का मुख्य लक्ष्य है। अब साहित्य और भाषा, कहानियां, कविताएं, नाटक, लोक कथाएं शामिल करना पाठों में, यह जरूरी है। भाषा के माध्यम से बच्चों में संवेदनशीलता और कल्पना शक्ति का विकास करना। अब गणित शिक्षा में क्या योगदान है? मुख्य विचार क्या है? गणित का उद्देश्य केवल गणना करना नहीं बल्कि तार्किक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता को विकसित करना, यानी क्रिएटिविटी को बच्चों में विकसित करना है। प्रमुख बिंदु क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षा, गणित का खेल, पजल, चार्ट, मॉडल और वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना, जैसे खरीद फरोख्त, माप तोल, दूरी, गति, आकृतियां आदि। अब समझ पर आधारित शिक्षा, केवल सूत्र रटना ही नहीं बल्कि अवधारणाओं की गहरी समझ भी बच्चों के अंदर पैदा करनी है। बच्चों को कैसे और क्यों के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे यह हुआ। अब गणितीय दृष्टिकोण, बच्चों में तार्किक और आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करना, समस्या समाधान की क्षमताएं विकसित करना। मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? प्रोजेक्ट कार्य, गतिविधि और व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना।
अब विज्ञान की शिक्षा में एनसीएफ ने क्या बताया? मुख्य विचार क्या है? विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रयोगशीलता का विकास करना है। मुख्य बिंदु क्या है? प्रयोग और अवलोकन। ज्ञान विज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि प्रयोगशाला और वातावरण में है। बच्चों को छोटे-छोटे प्रयोग करने देना। अनुभवी आधारित शिक्षा। बच्चों को प्रकृति और समाज से जोड़कर पढ़ाना। पौधों, जल और वायु और मौसम से जुड़ी गतिविधियां बताना कि यह कैसे होती हैं, किस प्रकार होती हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्ति दिलाना। बच्चों में तर्क संगत सोच और प्रमाण आधारित दृष्टिकोण विकसित करना, यानी बच्चों में सोच विकसित करना कि यह कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, और उनके प्रमाण भी देना कि ऐसे यह चीज कैसे होती है। मूल्यांकन क्या होगा? प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट है, मौखिक प्रस्तुति है। अब है सामाजिक विज्ञान में एनसीएफ 2005 के क्या विचार है? सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य केवल तथ्य याद करना नहीं बल्कि समाज, संस्कृति, पर्यावरण और नागरिकता को समझना जरूरी है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? इतिहास के बारे में केवल तिथियां, घटना याद कराने के बजाय घटनाओं के कारण और प्रभाव समझना। यानी कई बार क्या होती है, हम तिथियों को और घटनाओं को याद कर लेते हैं, पर यह तिथि कब हुई, यह घटना किस कारण से हुई, इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, कहानी के माध्यम से उनको यह बताना है। अब भूगोल, मानचित्र, ग्लोब, क्षेत्र भ्रमण और पर्यावरणीय शिक्षा देना। स्थानीय संसाधनों का अध्ययन कराना कि यह कैसे होता है। नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा? लोकतंत्र, संविधान और अधिकार और कर्तव्य का नॉलेज देना। बच्चों में सक्रिय नागरिकता की भावना विकसित करना, नहीं आप समाज में अच्छे काम करिए जिससे आपके समाज का नाम हो, देश का नाम हो, लोगों की मदद करिए। अब है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। बच्चों को रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना। पैसा, बैंकिंग, बाजार, उत्पादन और उपभोग की चीजों के बारे में बताना। कला, मुख्य विचार क्या है? कला शिक्षा बच्चों की रचनात्मक संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध को विकसित करती है। प्रमुख बिंदु क्या है? विविध कलाएं, चित्रकला है, नाटक है, संगीत है, नृत्य, संस्कृति से जुड़ाव, स्थानीय कला, लोक परंपराओं का समावेश उनको बताना है। और व्यक्तित्व विकास क्या होगा? उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है और सृजनात्मकता को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। अब है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में क्या योगदान है एनसीएफ 2005 के? शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। प्रमुख बिंदु क्या है? खेल और व्यायाम, बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। योग और ध्यान, मानसिक शांति और एकाग्रता जरूरी है। स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, पोषण, प्राथमिक उपचार जरूरी है। कार्य कार्य शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा में क्या है? देखिए मुख्य विचार क्या है? हाथों से काम करके सीखना। प्रमुख बिंदु क्या है इसमें? स्थानीय कार्यों से जुड़ाव, जैसे कृषि, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प जैसी कलाओं से बच्चों को जोड़ना, उनके बारे में बताना यह कैसे होती हैं। व्यवहारिक कौशल क्या है? कंप्यूटर है, तकनीकी का ज्ञान है, घरेलू कामकाज के बारे में जानकारी देना। जीवन से संबंधित क्या? शिक्षा को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना। जैसे आज के समय वोकेशनल टीचर भी आजकल आने लगे हैं, जो उन्हें सिलाई के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और मिट्टी से सामान कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में ज्ञान दिया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है। अब है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में समावेशी शिक्षा और चुनौतियां क्या है? अब ये थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं हम। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, शिक्षा का समान अवसर पाए। इस दृष्टिकोण को समावेशी शिक्षा कहा गया है। समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी बच्चों को एक ही वातावरण में सीखने का अवसर देना। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति से जुड़ी असमानताओं को भी शामिल किया गया। यानी हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं उनको बताना। और कई बार क्या होता है, बच्चों को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर जो असमानताएं पाई जाती हैं उनको दूर करते हुए उनको एक साथ एजुकेशन देना, यही समावेशी शिक्षा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश, जैसे कई बार लोग दृष्टि बाधित होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्य विद्यालय में उचित सहयोग देकर शिक्षा देना। कई बार क्या होता है, दृष्टि बाधित या जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, या जो शारीरिक रूप से उनको समस्या है, उनको भी
शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है सामान्य बच्चों के साथ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर देना। लैंगिक समानता क्या है? लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देना, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना। अब भाषाई और सांस्कृतिक विविधता क्या है? भाषा की बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना, बच्चों की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? अक्षम और कमजोर कहकर अलग थलग करने के बजाय उनकी विशेषताओं को पहचानना। शिक्षा को ऐसा बनाना कि हर बच्चा सीख सके, यानी चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, या उसकी उम्र हो गई हो, या वो शादीशुदा हो और उसे पढ़ाई करनी है, तो हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी है कि हर बच्चे की पहुंच में आ सके। देखिए, शिक्षक को डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन यानी विभेदित शिक्षण को अपनाना चाहिए, यानी अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि और गति के अनुसार शिक्षण पद्धति बदलनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को सहयोग, प्रोत्साहन और सकारात्मक माहौल देना चाहिए। अब समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है? सभी बच्चों में आत्मविश्वास और सम्मान की भावना बढ़ाना, सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ाना, शिक्षा प्रणाली का लोकतांत्रिक रूप होना, नहीं सभी को समान शिक्षा देना, शिक्षा सबके लिए के लक्ष्य की प्राप्ति करना, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी को शिक्षा का अधिकार, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, यदि वह अपनी पढ़ाई करना चाहता है तो इसके अंतर्गत रखा जाएगा। अब एनसीएफ 2005 के सामने चुनौतियां। हालांकि एनसीएफ 2005 ने शिक्षा को एक नई दिशा दी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां सामने आई हैं। संसाधनों की कमी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी है। पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल की सुविधाओं का अभाव है। शिक्षक की प्रशिक्षण में कमी, कई बार शिक्षकों को उतना बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिल पाता कि वो बच्चों को अच्छे से समझा पाते। देखिए, अधिकतर शिक्षक एनसीएफ 2005 के नए दृष्टिकोण, गतिविधि आधारित शिक्षा, समावेशिता को लागू करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं थे। पारंपरिक रटने वाली पद्धति से बाहर निकलना कठिन रहा है। परीक्षा केंद्रित प्रवृत्ति, समाज और अभिभावकों की सोच अब भी अच्छे अंक पर आधारित है। सीसी लागू करने के बावजूद अधिकांश विद्यालयों में अंतिम परीक्षा का दबाव बना रहता है। असमानता कैसी है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। ये बात तो है कि जो गांव के स्कूल बच्चों को शहर की तुलना में कम सुविधाएं मिलती हैं और ज्यादा पढ़ाई के अवसर नहीं मिल पाते हैं, ये बात तो आप देखेंगे। निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच असमानता। पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता, सभी राज्यों में पाठ्य पुस्तकें एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के अनुसार नहीं बदली। कुछ किताबें अब भी बोझिल और रटने पर आधारित रहती है। अब कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें केवल आप रटन विद्या पे ही ध्यान देते हैं। अब प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियां। नीति स्तर पर सुधार हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर अमल करना कठिन है, यानी जो सुधार हुआ केवल किताब तक सीमित है, व्यवहारिक रूप में यह बदलाव नहीं आए हैं। निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था कमजोर रही है। अब है, देखिए, समावेशी का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। एनसीएफ में किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल दिया गया है? सीसी, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया है। एनसीएफ को लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? संसाधनों और शिक्षा प्रशिक्षण की कमी। एनसीएफ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए? सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के माध्यम से। ये क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के आते हैं। लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय किस रूपरेखा की प्रमुख विशेषता है? तो एनसीएफ 2005 की विशेषता है। अब देखिए, एनसीएफ 2005 का निष्कर्ष क्या है? एनसीएफ 2005 में भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दी है। इसके माध्यम से शिक्षा को केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित न रखकर बच्चों के सर्वांगीण विकास, समावेशिता और गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप सामने आया है। बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई की परीक्षा केंद्रित प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास किया गया है। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्य और स्वास्थ्य में संतुलित रूप से जोड़ा गया है। समावेशी शिक्षा में सभी वर्गों के लिंग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है।
और देखिए, हालांकि क्रियान्वयन स्तर पर कई चुनौतियां रही हैं। संसाधनों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या, परीक्षा केंद्रित सोच और असमानताएं हैं। इसके बावजूद एनसीएफ 2005 में भारतीय शिक्षा में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आप प्रश्न चालू होंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया हो तो वो भी बताएं, और मैंने यदि खराब पढ़ाया हो, अच्छे से नहीं पढ़ाया हो, तो वह भी बताएं कि मैं अपने आप में क्या सुधार कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।